हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 12वें अध्याय सांख्यिकी इसका परिचय करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो जो चीज़ें हैं, जो जो पॉइंट हैं, जो जो कॉन्सेप्ट हैं, सब आप इस एक वीडियो में सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर पे पूरी कमांड हो जाएगी, पूरा आपका ये चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। फिर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, आप उसे आराम से हल कर सकते हैं। तो आपके पास सिलेबस में क्या है? देखो, कक्षा 9 में सांख्यिकी केवल इतनी सी है, ज़्यादा नहीं है। इसमें आपके पास है आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको सब समझाऊंगा। लेकिन आपके पास सिलेबस में बस ये है, और इसके अंडर में ये तीन चीज़ें आती हैं कि दंड आलेख यानी बार ग्राफ क्या होता है, आयत चित्र क्या होता है यानी हिस्टोग्राम, और बारंबारता बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये क्या होते हैं, इनको बनाते कैसे हैं, सब आप सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण ये समझने से पहले समझो कि आंकड़े क्या होते हैं। देखो, आंकड़े यानी डेटा। तो कोई भी जो जानकारी हम एकत्रित करते हैं उसको हम आंकड़े कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी गांव में जाते हैं और गांव में ये सर्वे करते हैं कि यहाँ 0 से लेके 10 साल तक के बच्चे कितने हैं, फिर 10 से लेके 30 साल तक के कितने हैं, 30 से 50 साल तक के कितने हैं, इस तरह से आप सूचना इकट्ठी करते हैं तो उसको हम आंकड़े कहते हैं। ऐसे ही सपोज दैट आप अपनी क्लास में अगर आप ये देखना चाहें कि जो स्टूडेंट है उनकी हाइट क्या क्या है, तो जैसे 140 से लेके 150 सेंटीमीटर वाले कितने हैं, फिर 150 से 160 सेंटीमीटर वाले कितने बच्चे हैं जिनकी हाइट ये है, या वजन में आप ये जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। तो जब ये जानकारी आप इकट्ठे करते हैं, इनको हम आंकड़े कहते हैं। और आंकड़े हम क्यों इकट्ठे करते हैं? क्योंकि उसको हम स्टडी करते हैं, उसको हम पढ़ के समझते हैं कि हाँ भाई, इस क्लास में बच्चों का वजन इतना है, यानी इनका वजन सामान्य से कम है, तो हमने इनको खुराक देनी है, हमने इनको दवाइयाँ देनी है, कहीं पेट में इनके कीड़े तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। या अगर आप किसी गांव में जाते हैं और गांव में सर्वे करते हैं कि यहाँ लोगों की तनख्वाहें कितनी हैं, क्या लोगों ने अपने टॉयलेट बना रखे हैं, नहीं बना रखे हैं, ये सब जानकारी जो आप एकत्रित करते हैं, ये भी आंकड़े होते हैं। और फिर आप क्या करते हैं इन आंकड़ों से? आप फिर उसके बाद आप उनको अध्ययन करते हैं आंकड़ों का, और जो जो वेलफेयर स्कीम्स आपको चलानी है, कि जैसे किसी को शौचालय नहीं है तो उनको शौचालय प्रोवाइड करना, गरीब लोग हैं तो उनको राशन, फ्री राशन प्रोवाइड करना, तो ये सब आप तभी कर पाते जब आपके पास आंकड़े होते हैं। तो ये है आंकड़ों का मतलब, समझ गए आप? तो जो जानकारी है जब आप उसको संकलित करते हैं, एकत्रित करते हैं, उसको हम आंकड़े कहते हैं। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आंकड़े क्या होते हैं। अब आप ये समझो कि इनका आलेखीय निरूपण से क्या मतलब है। आलेखीय निरूपण का मतलब है कि ग्राफ पेपर जो है उस पर देखो, ग्राफ को हिंदी में कहते हैं आलेख। तो जो ग्राफ पेपर है उस पर जब हम ग्राफ बनाते हैं, आलेख बनाते हैं इन आंकड़ों को निरूपित करने के लिए, तो हम कहते हैं कि हमने आंकड़ों का आलेखीय निरूपण किया है। ओके, अब देखो, अलग अलग प्रकार के हमारे पास आंकड़े होते हैं, उनका अलग अलग प्रकार से निरूपण होता है। अब यहाँ पर देखो, कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिनमें हम दंड आलेख बनाते हैं, उनमें हम ये नहीं बना सकते। फिर कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जिनमें हम आयत चित्र बनाते हैं, उसमें हम ये नहीं बना सकते। ये दोनों हम कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के आंकड़ों से ये दोनों बन जाते हैं, और कभी कभी तो एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों तरह से हम निरूपण कर देते हैं। अभी आप आगे समझ जाएंगे कि किस प्रकार के आंकड़े जिनका हम दंड आलेख बनाते हैं, किस प्रकार के आंकड़े जिनमें हम आयत चित्र बनाते हैं। ओके, तो मैं आपको एक तुलना दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको आराम से इस दोनों में अंतर समझ आ जाएगा कि जो दंड आलेख यानी बार ग्राफ है और आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम, उसके आंकड़े क्या होते हैं और वो बनते कैसे हैं। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये है बार ग्राफ दंड आलेख, और ये है हिस्टोग्राम यानी आयत चित्र, और इनके आंकड़े अलग होते हैं। जो दंड आलेख है उसका आंकड़ा ये है, और जो आयत चित्र है उसका आंकड़ा ये है। इस आंकड़े पे अगर आपके पास ये आंकड़ा है तो इस पे कभी भी आयत चित्र नहीं बन सकता, इस पे बनेगा दंड आलेख बार ग्राफ। ओके, और आंकड़ा कभी आपके पास ये मिल गया तो इस पे फिर ये नहीं बनेगा, इस पे बनेगा हिस्टोग्राम ही बनेगा, आयत चित्र ही बनेगा। ओके, देखो, मैं हिस्टोग्राम और आयत चित्र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ स्कूल में बच्चों को हिस्टोग्राम पढ़ाते हैं टीचर्स, और किसी स्कूल में आयत चित्र बोलते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे किसी में दंड आलेख बोलते हैं, किसी में बार ग्राफ बोलते हैं, भले आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तब भी। तो इसीलिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये दंड आलेख है और ये आयत चित्र है। ओके, तो अब यहाँ पे इन आंकड़ों में अंतर समझो। यहाँ पर आप देख रहे हैं आंकड़े,
ये जैसे ये लिखा है कि ग्रॉसरी ये हो गया, किराया 5 है, 5,000 रुपये खर्चा आता है, बच्चों की शिक्षा में 5,000 रुपये का खर्चा आता है। इस तरह से ये अलग अलग आइटम के नंबर यहाँ पे लिखे हैं, अलग अलग आइटम की संख्याएं लिखी हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जनवरी के महीने मान लो कि कोई कार सेल है, जैसे कि जनवरी के महीने इतनी हज़ार कार बिकी, फरवरी के महीने इतनी हज़ार कार बिकी, मार्च में इतनी, अप्रैल में इतनी, ये सब। तो ये अलग अलग चीज़ों की जब ऐसी संख्याएं होती है तो इनका दंड आलेख बनता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक रेंज दी है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो जब भी इस तरह के आंकड़े होते हैं इनमें आयत चित्र ही बनता है, इसमें ये नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अब ये जैसे मैं बता रहा था ना कि किलो में अपनी क्लास में जैसा आप देखो कि इतने किलो के वर्ग में कितने बच्चे हैं, फिर इतने किलो का जो ग्रुप है इसमें कितने स्टूडेंट हैं, वैसे इन्होंने भी किया है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि क्लास में बच्चों ने एग्ज़ाम दिए और देखो भाई 0 से लेके 10 तक कितने बच्चों के नंबर हैं, 10 से 20 तक कितने बच्चों के नंबर आए, 20 से 30 तक कितने बच्चों के नंबर आए, 30 से 40 तक कितने के नंबर आए। ये सब, ये भी, इसका भी आयत चित्र बनेगा अगर हमें इसका आलेख बनाना हो तो ये हमारे पास आंकड़े हैं और ये इनका आलेखीय निरूपण है। इसका आलेखीय निरूपण ये है और इसका आलेखीय निरूपण ये है। मैं फिर आपको बता दूं, आप कभी ये मत कहना कि सर इसमें दंड आलेख बनाएं या इसमें आयत चित्र बनाएं। नो, दंड आलेख के लिए आपको अलग ही आंकड़े मिलेंगे और आयत चित्र के लिए आपको इस प्रकार के आंकड़े मिलेंगे। बात है बारंबारता बहुभुज की, तो वो यहीं से बनता है। बारंबारता बहुभुज और आयत चित्र दोनों लगभग लगभग सेम ही है, 90% सेम समझ लो आप। इसमें अगर हम, अभी मैं सिखाऊंगा आपको अच्छे से, लेकिन अगर हम इनके मध्य बिंदु को जोड़ते जाएं कि जैसे यहाँ से हमने ये जोड़ दिया, फिर यहाँ से ये जोड़ दिया, फिर यहाँ से ये इस तरह से ये इसके मध्य बिंदु को जोड़ दिया, फिर यहाँ से इसको जोड़ दिया, फिर ये इधर ले गए और ये इधर ले गए, ये बन गया हमारा बारंबारता बहुभुज। सिंपल, ओके। और अब मैं आपको ये सिखाता हूँ कि आलेख बनाएं कैसे, यानी आपके पास अगर ये है और आपको ये बनाना हो तो कैसे बनाएं, या फिर अगर आपके पास इस तरह से आंकड़े दिए हों और आपको ये बनाना हो तो कैसे बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए। देखो, दंड आलेख बनाने से पहले हमारे पास एक ये उदाहरण है। यहाँ पर आप अपने सामने देख सकते हैं एक दंड आलेख यानी बार ग्राफ बना है। और बार ग्राफ में क्या है कि ये जन्म के महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और विद्यार्थियों की संख्या है कि ये, ठीक है, और जन्म का महीना है, यानी जनवरी के महीने 3 बच्चों का जन्म हुआ, फरवरी के महीने 4 बच्चों का जन्म हुआ, मार्च के महीने 2 बच्चों का जन्म हुआ, समझ रहे हैं आप, अप्रैल के महीने 2 बच्चों का जन्म हुआ, मई के महीने 5 बच्चों का जन्म हुआ, आप समझ रहे हैं। जून के महीने ये एक की सीध में दिख रहा है, 1 बच्चे का जन्म हुआ, फिर ये जुलाई 2 बच्चे, ये सब, ये है दंड आलेख। अब यहाँ पर इसको देखकर हमने प्रश्न का उत्तर देना है जो यहाँ पर लिखे हैं। ऊपर दिए गए आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ? नवंबर है यहाँ पे, तो आप देखो, आप बताओ कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ। तो देखो, विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर लिखी है और इसकी जो ऊंचाई है कहाँ तक पहुँच रही है, किसकी सीध तक पहुँच रही है। तो नवंबर यहाँ पर है, तो क्लियरली साफ दिख रहा है कि 4 की सीध में है ये, यानी नवंबर के महीने 4 बच्चों का जन्म हुआ। इसका उत्तर है 4। किस महीने सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ? तो सबसे अधिक विद्यार्थी एकदम से एक सेकंड में देख के हम बता सकते हैं कि अगस्त के महीने जन्म हुआ। सबसे ऊंचा जो ये बार बना है, ये आलेख सबसे ऊंचा यही बना है, तो अगस्त के महीने। इस तरह से हम दंड आलेख को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। ओके, ये हो गया है, ये आपका पहला उदाहरण था। और अब हम दूसरा उदाहरण की ओर बढ़ते हैं और इस दूसरे उदाहरण में हमने बनाना है एक दंड आलेख, बार ग्राफ। ये हमारे पास आंकड़े दिए हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे कितने आइटम हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 आइटम हैं। ओके, तो यहाँ पर ये काफ़ी इस तरफ ज़्यादा बनेगा, 1 2
3 4 5 6 7 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पे नीचे यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अभी हम इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। पहले ये थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हम, जैसे ये ओ है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। यहाँ पे हमने अलग अलग बनाने, जैसे एक हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से। फिर एक आगे बनेगा, तो इस तरह से बनाएंगे। तो इनकी सीध में हमने ये लिखना है। तो यहाँ पर आएगा ग्रॉसरी, ग्रॉसरी का यहाँ पर बनेगा। फिर ये किराया है, अभी बाद में लिख देते हैं। फिर बच्चों की, तो एक एक छोड़ के हमने लिखना है। यहाँ पे आएगा किराया, यहाँ पे बच्चों की शिक्षा, दवाइयाँ, ईंधन, मनोरंजन, विविध, इस तरह से। ओके, विविध मतलब जो साइड में चोटर पोटर खर्चे होते हैं, कभी बच्चे ने 100-200 रुपये मांग लिए, कभी कुछ कभी कुछ, तो ये विविध में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इनको हमने इसमें लिखना है। तो ध्यान रखना, ये ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। देखो, अगर मान लो कि हमारे पास बड़े बड़े नंबर होते 30 40 50 100, तो हम फिर यहाँ पे क्या लिखे चलते, हम लिखते 10 20, ताकि 100 तक कवर हो जाए वो। लेकिन यहाँ पे बहुत छोटे नंबर हैं, एक एक सभी काम बन जाएगा। यानी 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा लिख देते हैं, बहुत है 6। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हमने नंबर दे दिए हैं। ये है खर्चा 1000 रुपयों में। ओके, अच्छा, अब बनाना शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले ग्रॉसरी 4 है, 4000 रुपये ग्रॉसरी में खर्च होते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 4 में, ठीक है ना। तो ये जाएगा ऐसे, ये हो गया ग्रॉसरी 4, परफेक्ट। फिर किराया 5, तो किराया है 5, ओके। तो ये बन गया किराए का 5 की सीध में। फिर बच्चों की शिक्षा 5, तो ये भी हो गया बच्चों की शिक्षा 5, 5000 रुपये खर्च होते हैं उसमें। फिर है दवाइयाँ 2, दवाइयाँ इसमें 2000 खर्च होते हैं, तो 2 की सीट में, 2 यहाँ पर है ना, इसकी सीट तक बनेगा। फिर है ईंधन 2, फिर है मनोरंजन 1 और विविध 1, ठीक। और ये बन चुका है कंप्लीट दंड आलेख। यहाँ पर मद लिखा था, तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं मदें। मदें मतलब कि जो अलग अलग क्या क्या आर्टिकल, क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो दंड आलेख कैसे बनता है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम बनाते हैं आयत चित्र। अब हमारे पास है ये आंकड़े, ये सारणी दी है, और हमने इसका आलेखीय निरूपण करना है। हमने इसका आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम बनाना है। ओके, तो बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर है। देखो, इसका ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जैसे यहाँ पर हमने ये गैप दिया ना, यहाँ पे इसमें गैप नहीं देते हैं, तो इसका ग्राफ ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। इनफैक्ट ये यहाँ पे ही बन जाएगा। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि देखो, वैसे तो हम ये लाइन यहाँ पे ऐसे खींचते हैं, लेकिन ये जो शुरुआत है, आप ये शुरुआत देखो, यहाँ तो है तो 5-5 का गैप, 5 का गैप, यहाँ 5 का गैप, 5 का गैप, लेकिन ये 0 से शुरू नहीं है। यहाँ पे ये है O X और Y, ये है ओरिजिन यानी मूल बिंदु, लेकिन ये 0 का भी काम करता है। तो यहाँ पे जब भी हम नंबर लिखते हैं तो ये 0 से शुरुआत होती है। लेकिन आप सोचो, देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30.5,
यहाँ पे लिखता हूँ 35.5, क्योंकि यहाँ पर यही नंबर हैं 35.5। फिर यहाँ पे लिखता हूँ 40, ऐस इसकी जगह पे हम थोड़ा ऐसे में लिखते हैं, ठीक है। जब ऐसे में स्पेस कम होता है तो ऐसे में लिखते हैं, ठीक है। 30.5, 35.5, फिर है अगली संख्या 40.5, 45.5, 50.5, 55.5, 60.5, लास्ट ये है, ठीक है। एक नंबर और आगे लिख दो चाहे, 65.5। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि जो गैप यहाँ पर है ये गैप 5-5 का गैप है, लेकिन 0 और इसके बीच में तो सीधा 30 का गैप आ गया ना, आप समझ रहे हैं। तो क्या करें फिर, तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि ये जो चीज़ है ये 0 यहाँ पे था, क्योंकि इससे पहले क्या रहा होगा फिर 25.5, 20.5, 15.5, 10.5, 5.5, 0.5, तो करीब यहाँ पे 0 के यहाँ पे रहा होगा। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ यहाँ पे रही होगी और ये 0 है। लेकिन अब आप सोचो ये जो यहाँ पर है हमें तो केवल इनकी ज़रूरत है, यहाँ पे अगर हम नंबर लिखते भी उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये यहाँ पे जो ये फालतू स्पेस है ना, ये पेपर का भी यूज़ हो रहा है, तो हमने क्या करना है कि इसको सिकोड़ना है और इसको यहाँ पर लेके जाना है। तो इसको हमने सिकोड़ना है, तो जब हम इसको सिकोड़ेंगे तो अगर वायर है तो वायर पे ऐसे गुच्छा सा आ जाएगा ना, तो फिर क्या होता है वहाँ पे हम ऐसा किंक बना देते हैं, इसको कहते हैं किंक। और अब सही है ये, अब ये परफेक्ट है। अब 0 से यहाँ पर गया है, लेकिन ये समझो कि ये काफ़ी लंबा था तो हमने सिकोड़ दिया है ये। ओके, नहीं तो आप देखो यहाँ पे 5-5 का गैप है और यहाँ पे केवल यहाँ पे सीधा 30 का गैप आ गया। तो इसको सेंस बनाने के लिए, इसका लॉजिक बनाने के लिए हमने ये ऐसा कर दिया है यहाँ पे। तो कभी भी अगर मान लो, देखो मान लो यहाँ पर अगर ऐसा होता कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे नंबर लिखे जाते। लेकिन यहाँ देखो 0 और इसके बीच में कितना गैप है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने ये किंक लगाया। ये एक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमने इन नंबर को लिखना है, तो इन नंबर को लिखने के लिए क्या करें, अगर हम 1 2 3 4 करके लिखते हैं तो 15 तक तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बेस्ट है यहाँ पे क्या लिखो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये अभी भी नहीं आ रहा, 14, इसको और बड़ा बनाना पड़ेगा, 14, 16, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नंबर लिख दिए हैं और यहाँ पे आराम से हम आयत चित्र बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर हम नंबर एक और तरह से लिख सकते थे, और ये बात आप अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये है। देखो नंबर को देखो यहाँ पे, ये अगर आप नंबर देखें तो ये 3 के मल्टीपल में बहुत सारे नंबर है। 3 से ये भी जाता है, भाग देंगे 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 के मल्टीपल में नंबर हैं। तो जब भी ऐसा आपको दिखे तो 3 के मल्टीपल में यहाँ पे भी ले लो, 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, एक एक्स्ट्रा लिख दो यहाँ पे। ये ध्यान रखना, कभी कभार अगर आपको नंबर ये मिले कि 8, 4, 32, 16, एक आध हो सकता है कि 19 वगैरह मिल जाए, 12, तो ये नंबर को देखो, तो ये नंबर आपको ऐसे दिख रहा, मतलब महसूस हो रहा होगा कि 4 से भाग देने वाले काफ़ी नंबर है। मतलब ऐसे नंबर बहुत सारे जो 4 से कट जाएंगे, 4 के पहाड़े में आ जाएगा, 4 की टेबल में आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 से 16, 4 8 32, 4 कम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 4, 8, 12, 16 लिखना तब फ़ायदेमंद है। तो इसीलिए इन नंबर को अच्छे से हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए, तब जाके यहाँ पे हमें नंबर लिखने चाहिए। ओके,
ऑलराइट, इतना समझ गए। और अब हम बनाते हैं आयत चित्र, हिस्टोग्राम। तो सबसे पहले 30.5 से 35.5 में 9 है, 9 ये है, यहाँ से इसमें 9 स्टूडेंट हैं, तो ये गया ये, परफेक्ट, ओके। तो ये बन गया है। अब 35.5 से 40.5 में 6 है, तो 6, तो यहाँ पे ये गया, ठीक। अब 40.5 से 45.5 में 15 हैं, 15 है यहाँ पे, ये चिपक के बनता है, ध्यान रखना, क्योंकि नंबर ही चिपक के हैं इसमें, है ना। ये देखो नंबर चिपक के हैं, मतलब 35.5 इधर भी है, 40.5 इधर भी है, तो इसलिए ये भी चिपक के बन रहे हैं। अब है 3, यानी 45.5 से 50 में 3 है, 3 3 ये है। 50.5 से 55 में 1 है, तो 1 देखो, अब यहाँ पर देखो ये 3 है, तो 1 लगभग यहाँ पे होगा, और ये 2 है यहाँ से यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा ऊपर होगा, क्योंकि पूरा 3 है यहाँ तक, तो ये 1 है, ये 2 है, ये पूरा 3 है। इस तरह से ये बन गया है आयत चित्र, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि आयत चित्र हम कैसे बनाते हैं। लेकिन आयत चित्र में एक और तरह का क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पर ये आप वर्ग अंतराल देख रहे हैं, इनकी खास बात क्या है, इनकी जो चौड़ाई है, देखो इसको चौड़ाई कहते हैं, जो इनका अंतर होता है, इनकी चौड़ाई एक जैसी नहीं है। यहाँ पर ये चौड़ाई 20 है, ये जो अंतर है ना, इसमें से इसको माइनस करो, 20 है, यहाँ पे 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है, लेकिन ये फिर से 30 है। बाय द वे, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये आपका उदाहरण ही है, उदाहरण 3 आपकी बुक से है, और इसमें एक कक्षा में कोई टेस्ट हुआ और जो विद्यार्थियों के प्राप्तांक हैं उनको इस तरह से सारणीबद्ध किया है। ये अंक हैं कि 0 से 20 अंक आए हैं, 7 विद्यार्थियों के 20 से 30 आए हैं, 10 विद्यार्थियों के, और यहाँ पर ध्यान से देखो 70 या और उससे अधिक लिखा है। अब और उससे अधिक का क्या मतलब है, तो देखो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 अंक का है, 100 अंक की परीक्षा थी ये, तो यानी सबसे अधिक 100 अंक हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल में 70 से 100 आएगा, तो इसलिए मैंने 70 से 100 लिया है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये आपका उदाहरण है, ओके। तो इस उदाहरण 3 की सारणी को हमने यहाँ पर बनाया है, और इससे आप सीखेंगे कि जब हमारे पास वर्ग अंतराल की चौड़ाई एक समान नहीं हो, असमान हो, तो उसका आयतचित्र कैसे बनाते हैं। तो जब हमारे पास इस तरह से वर्ग अंतराल दिया हो, जब उनकी चौड़ाई एक जैसी नहीं हो, तो उसका आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम एकदम सीधे से नहीं बनता है। सीधे से का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आंकड़े देखो, यहाँ पर ये आंकड़े दिए हैं और इनका ये बना है आयत चित्र। यहाँ पर ये जो अंतर है, ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई क्या है, 5, ये चौड़ाई 5, ये भी 5, एक जैसी चौड़ाई है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल बना कि 30.5 से 35.5 इसके बीच में ये 9 विद्यार्थी हैं, तो ये 9 आ गया। फिर यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये 6 पे आ गया। फिर यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो 15 पे आ गया। बिल्कुल सिंपल, जैसे नंबर लिखे हैं वैसे ही बना है, कोई इसमें अलग से कुछ नहीं किया है। लेकिन जब हमारे पास ये है, तो इसका हम ऐसा सीधा नहीं बना सकते हैं। ऐसे सीधे का मतलब ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि हम इसको इस तरह से नहीं बना सकते हैं क्या, कि 0 से 20 तक ये 7 है, तो जो ये आयत है इसकी लंबाई हमने 7 ले ली, ये जो वर्ग की चौड़ाई तो 20 है, तो आयत की चौड़ाई तो 20 है, और ये 7 ले ली, यहाँ पे 7 है, ठीक है। फिर 20 से 30 तक ये 10 है, तो ये 10 ले लिया, फिर ये 10 है, तो ये 10 ले लिया, 20 इस तरह से, और बाद में 70 से 100, इसमें 8 है, तो ये भी 8 तक जो ऊंचाई है ये 8 है, ठीक है। वो हमने यहाँ पर इस आयत की जो ये लंबाई है ये हमने 8 ले ली, और ये बन गया। इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप ये सोच रहे होंगे। लेकिन अब आप एक चीज़ देखो, समझो आप, हैं यहाँ पर अगर हमें ये कहना हो कि अच्छा 0 से 10 तक कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर अगर हमें लाइन खींचें, तो अगर आप यहाँ के हिसाब से देखें तो 0 से 10 तक 7 आ रहे विद्यार्थी,
10 से 20 तक भी साथ आ रहे हैं। तो अगर आप ये टोटल देखें कि 0 से 20 तक कितने विद्यार्थी हैं, तो ये विद्यार्थी 14 विद्यार्थी हो रहे हैं 7 की जगह। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या अगर हम यहाँ से देखें, मान लो कि ये बिल्कुल नहीं है और कोई केवल ये आलेख देख रहा है, ये आय चित्र देख रहा है, तो वो तो ये समझेगा ना कि 0 से 20 तक टोटल कुल 14 विद्यार्थी हैं, लेकिन है तो हमारे पास 7। ऐसे यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पर अगर हम ये सोचें कि चलो इनके अलग अलग हिस्से करते हैं, कि जैसे यहाँ पे है ना 10-10 का गैप है, तो उनको भी 10-10 का गैप बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 70 से 80 में भी 8 विद्यार्थी आ रहे हैं, इसमें भी 8 आ रहे हैं और इसमें भी 8 आ रहे हैं। तो ऐसे में तो 24 विद्यार्थी हो गए हैं, जबकि हमारे पास 8 हैं। तो यानी ये ऊंचाई गलत है। फिर ये जो 8 है ये 3 हिस्सों में बंटना चाहिए। यहाँ पर ये जो 7 है ये 2 हिस्सों में बंटना चाहिए। तो सचमुच में यहाँ पे होना क्या चाहिए कि 7 2 हिस्सों में बंटना चाहिए और 3.5 और 3.5 यहाँ पे होने चाहिए। ऐसे ही 8 3 हिस्सों में बंटना चाहिए। तो यहाँ पर ये 8/3 ये होगा, 8/3 ये होगा और 8/3 ये होगा। तो इसकी जो लंबाई आयत की है, देखो ये दिख ऊंचाई रही है लेकिन इसको आयत की लंबाई बोलते हैं, ठीक है। ये आयत की लंबाई है। तो जो आयत की लंबाई है, ये लंबाई है, ध्यान रखना ये लंबाई है और ये आयत की चौड़ाई है, या फिर हम इसको वर्ग की चौड़ाई कहते हैं। ये जो वर्ग है, जो चौड़ाई ये होती है वो चौड़ाई यहाँ पर होती है, लेकिन लंबाई आयत की हमने एडजस्ट करनी है जहाँ पर ये गैप ठीक नहीं है। जैसे एक ये वाला केस है और एक ये वाला केस है। बाकियों में तो 10-10 का है, तो इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जो बीच के हैं, लेकिन इसमें और इसमें प्रॉब्लम है। इसमें और इसमें हमने ये लंबाई को एडजस्ट करना है। आप समझ रहे हैं बात को? मतलब ये समझिए कि 0 से 20 है, लेकिन एक्चुअल में होना चाहिए था क्या, 0 से 10 और 10 से 20। ये 7 0 से 20 तक पूरा है, तो फिर क्या होगा, इसके ये 2 हिस्सों में बंट जाएगा, 3.5 और 3.5। ऐसे ही 70 से 10 है, लेकिन यहां पर एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, 70 से, अगर हम इसको प्रॉपर ऐसे ही बनाते, 70 से 80 होता, 80 से 90 होता और 90 से 100। यानी जो 8 ये पूरे इसके लिए है, ये 3 हिस्सों में बंट जाएगा। इसलिए जो इसकी लंबाई है आयत की, ये 8/3 होगी, ये भी 8/3 है और ये भी 8/3 है। इसीलिए ये कम हो जाती है। देखो ये सब मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को तरीका तो पता होता है, वो ये कर भी देते हैं, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों हम इसकी लंबाई को कम कर रहे हैं, ये उन्हें नहीं पता होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएँ और ज़्यादा देर तक आपके माइंड में टिकी रहें। नहीं तो अगर आप केवल रट लेंगे तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है भूल भी जाए, लेकिन अगर आप अंदर से एकदम पूरा आपके रोम रोम में अगर ये बात बस गई है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर तो आप इसको हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। और मुझे लगता है कि आपको अब ये समझ आ चुका होगा कि क्यों हमने इनकी लंबाई को एडजस्ट करना है और अब कैसे एडजस्ट करना है वो हम करते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, इसकी एक दूसरी सारणी बनेगी जिसमें इनकी लंबाइयों को हम एडजस्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम आयत चित्र बनाएंगे। तो देखो ये तो हमने बनाना नहीं है, तो इसको तो यहाँ से हम हटा देते हैं। अब कैसे बनेगा देखो, तो ये हमने सारणी बना दी है और हमने 2 कॉलम को और ऐड कर दिया है। ये पहले से ही लिखे हुए थे, पहले से ही क्वेश्चन में है, मतलब ये, और ये हमने यहाँ पर इसको 2 कॉलम और इसमें ऐड कर दिए हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे आएगा वर्ग की चौड़ाई। तो वर्ग की चौड़ाई यानी ये, और ये आयत की भी चौड़ाई होती है जब हम आयत चित्र बनाएंगे। तो ये क्या है, ये चौड़ाई है 20, ये 10 है चौड़ाई, मतलब ये जो अंतर है यहाँ पे, ये भी 10, ये बीच में सब 10 हैं और ये 30 है। तो देखो वर्ग की जो चौड़ाई है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है, जो यहाँ पर इसका गैप है वही ये है। तो जो आयत की चौड़ाई है वही वर्ग की चौड़ाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आती है, जो चेंज हमने करना है वो है आयत की लंबाई। मतलब देखो यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे गैप एक जैसा था,
यहाँ पे जो वर्ग की चौड़ाई एक जैसी थी, तो हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, जैसे लिखा था वैसे उतनी ही लंबाई के हमने आयत बना दिए। तो जो विद्यार्थियों की संख्या है यही आयत की लंबाई यहां पर है। लेकिन यहां जो विद्यार्थियों की संख्या है वही आयत की लंबाई नहीं है, और यह मैं आपको समझा भी चुका हूं कि क्यों नहीं है। क्योंकि यहां पर जो देखो, अगर यह गैप एक जैसा होता तो बिल्कुल यही लंबाई होती, हम सीधे बना देते। अब क्योंकि गैप एक जैसा नहीं है तो यहां पर हमने एडजस्ट करना है। अब देखो, एडजस्ट कैसे करना है वो तो मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन आप वैसे समझ गए होंगे, मैं आपको अच्छे से समझा भी चुका हूं कि जो 0 से 20 है ये एक्चुअल में 0 से 10, अगर हम इसको ऐसे करते 0 से 10 और 10 से 20, तो ये जो विद्यार्थी 0 से 20 अंक लाने वाले टोटल 7 विद्यार्थी हैं, ये दो जगह बंट जाते। समझ रहे हैं ना भाई, 7 इसमें अलग और 7 इसमें अलग तो नहीं है। 0 से 20 अंक लाने वाले कुल मिलाकर 7 विद्यार्थी हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि ये मानकर चलेंगे 3.5 इसमें है, 3.5 इसमें, आई मीन होंगे नहीं, हो सकता है कि 2 इसमें विद्यार्थी हो, 5 इसमें हो। लेकिन हमारे पास क्योंकि पूरी जानकारी नहीं है कि 0 से 10 और 10 से 20 कितने हैं, तो फिर हम इनको बराबर लेकर चलेंगे और 7 विद्यार्थी दो जगह बंट जाएंगे। तो यानी 7.5 का आधा क्या होगा, 3.5 होगा। लेकिन यहाँ पर लिखने का थोड़ा जो तरीका है ना, वो एक प्रॉपर तरीका होता है लिखने का। कैसे? यहाँ पर गैप होना क्या चाहिए था, 10 होना चाहिए था, बट है क्या, 20 है। तो जो होना चाहिए था वो ऊपर लिखो और जो यहाँ पर है वो नीचे आएगा, और गुणा कर दो इसका, काटा 2 से भाग दो 3.5। ठीक है, होना चाहिए था मतलब जो जो एक बन रहा है, जो ज़्यादातर में जो है ही। अब यहाँ पर, अब देखो, अब क्योंकि होना 10 चाहिए था और यहाँ पे भी 10 है, तो ये तो एडजस्ट नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही आएगा। लेकिन फिर भी हमको लिखना है पूरा 10, जो जो मतलब होना चाहिए था, और यहाँ पर भी 10 है और विद्यार्थी भी 10 है, मतलब ये कट गया और यहाँ पर 10 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर है 10 होना चाहिए था, यहाँ पर 10 है, गुणा विद्यार्थियों की संख्या कटा 10। यहाँ पे अब देखो 10 होना चाहिए था, यहाँ पे भी 10 है, नीचे आएगा 20 का गुणा होगा विद्यार्थियों की संख्या, इससे कटा 20 आ गया। फिर से 10 होना चाहिए था, यहाँ पे 10 है, विद्यार्थियों की संख्या 20 और ये 20, यहाँ पे बिल्कुल वही रहेगी, ये नहीं, ये भी नहीं चेंज होगी। तो आपने देखे जो ये हैं 10 10 10, जो अंतर जो होना चाहिए था वही जिनका अंतर है, तो वो नहीं चेंज होंगे। फिर जहाँ पर ये चौड़ाई बढ़ गई है वो वाले चेंज हो रहे हैं। अब फिर इसे यहाँ पे देखो, 8 विद्यार्थी हैं, 70 से 100 के बीच में अंक लाने वाले 8 विद्यार्थी हैं। अगर हम इसको ऐसा बांटते कि भाई 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 वाले विद्यार्थी, तो फिर ये तो 8 इनमें बढ़ जाते ना, क्योंकि 8 इनमें अलग अलग तो है नहीं, 8 तो कुल मिला के हैं। तो कुछ इसमें हो सकता है, एक इसमें हो, 2 इसमें हो और 5 इसमें हो, ये भी हो सकता है, या किसी और तरह से। अब क्योंकि वो जानकारी हमें पता नहीं है तो हम ये मानकर चलेंगे कि सब में एक जैसे हैं, 8/3 8/3 8/3, और इसीलिए यहाँ पर 8/3 आएगा। लेकिन लिखने का एक तरीका होता है, तो क्या है कि अंतर यहाँ पर 10 होना चाहिए था, लेकिन है यहाँ पर कितना, 30 का, गुणा विद्यार्थियों की संख्या 8, और ये आ जाएगा 8/3। 8/3 होता है लगभग 2.67। समझ गए? तो ये बनी हमारी सारणी। अब इस तरह की टेबल बनी और इसका हम बनाएंगे आयत चित्र। ऑलराइट, तो ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया है। अब इसमें हम एक्स और वाई अक्ष बनाते हैं, और ये हमने बना दिया है, एक्स अक्ष पर अंक हैं और वाई अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या है। यहाँ पर इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं, ये ठीक है। यहाँ पर देखो, मैंने ये 2 4 6 इसीलिए लिखे हैं क्योंकि हमारे पास जो आयत की लंबाई है वो देखो 3.5 10 10, सबसे बड़ा 20 है मतलब,
तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 20 है, यानी अगर हम दो दो करके लिखते हैं यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम बन जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे होता 50 होता 60 होता, तो फिर हम 5 10 15 20 25 30 ऐसे लिखते, या फिर हम 10 20 30 40 लिखते, लेकिन सबसे बड़ी संख्या ही 20 है, तो 2 4 6 सबसे बढ़िया है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास देखो, सबसे पहले 0 से 20, यह है 3.5। 0 से 20 3 दशमलव, देखो 2 4 ये है, 3 बिल्कुल इनके बीच में होगा, 3.5 भी ये है। परफेक्ट। नेक्स्ट 20 से 30 है 10, और 30 से 40 भी 10 है। 20 से 30 है 10, 30 से 40 भी 10 है। 40 से 50 है 20, 50 से 60 भी 20 है। 40 से 50 20, 20 यहाँ तक आ रहा है। और ठीक है, 60 से 70 15, 60 से 70 15, 14 ये है, 16 ये, 15 इनके बीच में आएगा। और 70 से 100 यह है 2.67। तो यानी देखो, 2 ये है, 2 ये है, 4 ये है, 3 बिल्कुल इनके बीच में है, तो 2.6 लगभग यहाँ पे आएगा। ये परफेक्ट परफेक्ट बन चुका है। ठीक। और ये हमारा बिल्कुल जो हमें चाहिए आय चित्र, अभीष्ट आय चित्र, वांछित आय चित्र हमारा बन चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम ऐसे आंकड़े का आय चित्र बनाते हैं, ऐसे आंकड़े का हिस्टोग्राम बनाते हैं जिनमें वर्ग की चौड़ाई अलग अलग हो, वर्ग की चौड़ाई एक जैसी नहीं हो। तो यहाँ पर दंड आलेख यानी बार ग्राफ हमने कर दिया है, हिस्टोग्राम यानी आय चित्र हो गया है, और अब है बारंबारता बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये क्या है समझिए। देखो, ये है यहाँ पर आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम। अगर हम इनके मध्य बिंदुओं को मिला दें, एक थोड़ा आगे वाले यहाँ पर और यहाँ पे पीछे भी, ठीक है ना, तो ये होना ये चाहिए कि ये पूरा प्लेन होना चाहिए, और ये थोड़ा पीछे बन, तो यहाँ पे भी बेसिकली ये हम यहाँ पर करते हैं, और ये मिला दो। यहाँ भी एक्चुअल में थोड़ा सा आगे होता है ये, और इससे पिछला वाला नंबर भी लिखा होता है, तब बीच में आता है। जैसे यहाँ पर ये इसका आगे नंबर लिखा है ना, इसके पीछे भी नंबर लिखा होता है, और यहाँ पर ये आता है। तो ये जो आपको ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ये है बारंबारता बहुभुज। अगर मैं यहाँ पर रेड वाला हिस्सा हटा दूं, तो ये बन चुका है बारंबारता बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यही है। ओके, अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। ओके, हमारे पास है ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण है, और हमने यहाँ पर ये जो आंकड़े दिए हैं इस सारणी में, इसका बारंबारता बहुभुज बनाना है। लेकिन यहाँ पर आप एक बात समझो, बारंबारता बहुभुज दो तरह से बनता है। या तो पहले बनाओ आयत चित्र हिस्टोग्राम, मैंने आपको बताया था ना, आयत चित्र बनाओ और उसके फिर उनको मिला दो। तो यहाँ पर आपको याद होगा, ये हमने क्वेश्चन किया था, इसमें हमने आयत चित्र बनाया था, इस तरह का आयत चित्र। क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि आप इसका बनाओ बारंबारता बहुभुज, तो क्या करें? तो देखो, हम जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसके पॉइंट से, देखो इसको हमें थोड़ा आगे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें इसका पिछले वाला अंक यानी
यहाँ पे क्या है, क्या आएगा इससे पहले 25.5, तो वो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, किंक के बाद आएगा ये। तो एक हमें यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ना, ऐसे यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। उसके बाद फिर इनके इनके मध्य बिंदुओं को मिलाओ और लाइन खींच दो, बारंबारता बहुभुज बन जाता है। अब जो मैं आपसे कहना चाह रहा था वो यहाँ पे देखो, ये है आयत चित्र और ये आपको बनाना अब आता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो हम संख्या लिखते हैं, इससे एक और पहले की हमने लिखनी है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखी हुई है ना, क्योंकि गैप है 5-5 का। तो 5 और कम करेंगे 30.5 से, तो 25.5 आएगा। तो एक और पहले की हम संख्या लिखते हैं, और एक बात की तो खैर यहाँ पे भी लिखी हुई है। और अब हमने क्या करना है कि ये संख्या लिखने के बाद इसका मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु है ना, जैसे यहाँ पर ये इसका मध्य बिंदु, ये हमने चिन्ह यहाँ पे बना देने हैं सबके मध्य बिंदु। और यहाँ पे भी जो हम ये लिखेंगे इसके बीच में ये, तो लगभग यहाँ पे आएगा। और इसके बाद फिर इनको मिला देना है जैसे यहाँ पे मिला रखा है। तो ये डॉट डॉट जो लाइन जा रही है, ABCDEFGH, ये है बारंबारता बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो अब मैं आपको बारंबारता बहुभुज के 2 क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपके 2 उदाहरण भी हैं। पहले में मैं बारंबारता बहुभुज बनाऊंगा आयत चित्र के साथ, यानी पहले हम आयत चित्र बनाएंगे और उसमें जैसे है ना मध्य बिंदु लेके बारंबारता बहुभुज बनाएंगे। और फिर हम बाद में अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें बिना आयत चित्र की मदद से हम सीधे, क्योंकि आपके पास कभी कभार क्वेश्चन आता है कि आयत चित्र के बिना बारंबारता बहुभुज बनाएं, तो फिर हम उसके बिना भी बनाएंगे। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन पहले ये है उदाहरण 4। यहाँ पर एक परीक्षा में एक कक्षा के 51 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए अंक इस सारणी में दिए हैं। तो ये इस सारणी में आंकड़े दिए हैं, हमने बारंबारता बहुभुज बनाना है। लेकिन इसमें हम बारंबारता बहुभुज बनाएंगे, पहले हम आयत चित्र बनाएंगे और उसके बाद उसमें बारंबारता बहुभुज बनाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पहले हम आयत चित्र बनाएंगे इसका। अब इसका आयत चित्र बिल्कुल सीधा है, क्योंकि यहाँ पे गैप एक जैसा है, 0 से 10, 10 से 20, सब में एक जैसा गैप है, तो बड़ा आसान सा आयत चित्र बन जाएगा। तो ये हम ग्राफ बना रहे हैं, देखो ये है टोटल 10, 0 से यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो ये 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 100, एक एक्स्ट्रा बनाते हैं, ये ध्यान रखना। और शुरुआत क्या है, यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है, लेकिन आपको ध्यान होगा कि हम एक पीछे की तरफ भी लेके चलते हैं, तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा, ये इधर भी हमको लेना पड़ेगा -10, इस बात का ध्यान रखना। तो जब भी हमें बारंबारता बहुभुज बनाना है, किस पे, आयत चित्र के साथ में, तो आयत चित्र के लिए जो अंक दिए हैं, जो संख्याएं दी हैं, उसमें एक इधर बढ़ाओ और एक इधर बढ़ाओ। यहाँ पर 0 से 100 दिए हैं, यहाँ पर 0 से लेके 100 दिए हैं, लेकिन हमने क्या करना है, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बढ़ाना है और एक पीछे की तरफ बढ़ाना है। तो पीछे तो 0 था, तो सबसे छोटा तो यही है, लेकिन इससे कम -10, क्योंकि 10-10 का गैप है, तो -10 हमने ले लिया है। अब हमने यहाँ पर देखो, ये है अंक, वैसे इतना आगे बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इतना यहाँ पर ठीक था ये। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ये है विद्यार्थियों की संख्या, तो ठीक है, नंबर सबसे बड़ा 10 है। 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, परफेक्ट। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं,
तो एक एक करके अगर हम, वैसे हम 2 4 6 8 करके ले सकते हैं, लेकिन एक एक करके अगर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा बनता है। अगर बहुत बड़ी बड़ी संख्या यहाँ पे होती, मान लो 20 तक पहुँच जाता है, फिर तो हम 1 2 3 4 थोड़े ना लेते, फिर तो हम फिर 2 4 6 8 इस ऐसे करके लेते। खैर यहाँ पे हम ले सकते हैं, ये तो हमने ले लिया है। ऑलराइट, और अब 0 से 10 5, तो 5 है विद्यार्थियों की संख्या, तो 5 लेके चलेंगे। यहाँ पे हमने बनाना है, ये गया और ये, ठीक है, चलो ऐसे भी बना देते हैं। 10 से 20 में 10 हैं, यहाँ पे 10 है टोटल। फिर 4 है 20 से 30 में, 6 7 3, यहाँ पे 6 है, 40 से 50 में 7 है ना, 40 से 50 में 7 है। फिर 3 2, 60 से 70 में 2 है, फिर 2 3 9, फिर एक और 2 है, फिर 3 है, और फिर 9 है। परफेक्ट, ब्यूटीफुल, 9 ही है ना, हाँ 2 3, ठीक है। अब क्या करना है हमने, देखो ये तो बन चुका है आयत चित्र, परफेक्ट आयत चित्र, लेकिन हमने बनाना है इस पर बारंबारता बहुभुज। तो क्या करते हैं, इनके मध्य बिंदु ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा अलग कलर ले रहा हूँ, लेकिन आप केवल पेंसिल यूज़ करना, ठीक है ना, मैं आपको समझाने के लिए अलग कलर ले रहा हूँ। इनके मध्य बिंदु ले लो, बिल्कुल। और यहाँ भी मध्य बिंदु, और एक मध्य बिंदु पीछे की तरफ भी, ठीक है। और अब इनको मिलाओ, अब यहाँ पे हमने ए बी सी डी करके लिखना है, ठीक है। लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, तो ये क्या है, देखो पहली बात तो ये कि ये चीज़ माइनस में जा रखी है, और ये है अंक। तो अंक बेसिकली ऐसे माइनस में होते नहीं हैं। अब ये हमने माइनस में लिखा ताकि हम एक सीधी रेखा खींच सकें यहाँ से यहाँ को मिलाने वाली, लेकिन हम ए यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ए हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ए हो गया ये ध्यान रखना, ठीक है। ए ये है, बी ये है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। तो ये है बारंबारता बहुभुज। हम ओ को भी इसमें ले सकते हैं कि ओ ए बी सी डी और एल तक, ये पूरा हमारा जो अभीष्ट वांछित बारंबारता बहुभुज है ये है। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये यहाँ टच करता नीचे तो फिर हम इसको भी काउंट करते, ठीक है। फिर ए हम इसको लेते, जैसे कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसने यहाँ पे टच किया, और ये प्लस वाली साइड है, ये माइनस में नहीं जा रखा है, ये ज़ीरो के इधर ही है। तो इसमें इसको भी लेंगे, शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, ए बी सी डी ऐसे चलेगा। लेकिन यहाँ पर ये माइनस में गया है, तो इसे हम नहीं लेंगे, क्योंकि ज़ीरो ये है और ये माइनस है, तो इसे नहीं लेंगे, ए यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए बी
ओ को भी चलो ले लो, यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल वांछित बारंबारता बहुभुज है। ये बन चुका है। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे? आपने ये सीखा कि कैसे हम आयत चित्र के साथ में बारंबारता बहुभुज बनाएं। और अब आप सीखेंगे बिना आयत चित्र के, बिना ये जो हमने आयत चित्र बना रखे इसके बिना बारंबारता बहुभुज ये कैसे बनाएं। तो देखो यहाँ पर ये आंकड़े हैं और हमने बारंबारता बहुभुज ज्ञात करना है आयत चित्र बनाए बिना। ओके, तो देखो आयत चित्र के साथ तो सिंपल था, आपको पता है आयत चित्र बनाना है, उनके मध्य बिंदु को ज्वाइन करके बना दो। लेकिन बिना आयत चित्र के कैसे बनेगा? देखो, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? मेन है कि मध्य बिंदु कैसे निकालें। आपने जैसे यहाँ पे देखा होगा कि हमने यहाँ पे मध्य बिंदु निकाला और उनको मिला दिया, लेकिन अब आयत चित्र तो हमने बनाना नहीं है, तो मध्य बिंदु कैसे मिलेगा? वो मिलेगा यहाँ से, इनका मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा हमें। तो हमें यहाँ पर एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें कि हम इनका मध्य बिंदु लेंगे, जिसको हम वर्ग चिन्ह कहते हैं। ओके, तो बेसिकली हमको इसके बाद एक और सारणी बनानी है और उस सारणी की मदद से फिर हम बारंबारता बहुभुज बनाएंगे। ठीक है, तो एक सारणी हमने बनानी है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइनें तो होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो वर्ग अंतराल आएगा, यहाँ पे आएगा मध्य बिंदु जिसको हम वर्ग चिन्ह कहते हैं, और फिर इसमें आएगा जो संख्या होती है। तो यहाँ पे निर्वाह खर्च सूचकांक, वैसे यहाँ पे आप सीधा वर्ग अंतराल भी लिख सकते थे। ठीक है, वर्ग अंतराल ये है मध्य बिंदु। तो यहाँ पे मध्य बिंदु लिखो या वर्ग चिन्ह लिख सकते हैं आप, वर्ग चिन्ह। फिर क्या है? सप्ताहों की संख्या 140 से 150। गैप तो एक जैसा ना, 150 60 70 80 90, बिल्कुल गैप एक जैसा है। ठीक है, सप्ताहों की संख्या लिख देते हैं 5 10 20 9 6 2। ओके, अब हमने वर्ग चिन्ह लिखना है। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है? देखो, वर्ग चिन्ह ये होता है, देखो यहाँ पर ये है वर्ग अंतराल, इसको कहते हैं निम्न सीमा या निचली सीमा, और इसको ऊपरी सीमा यानी उच्च सीमा। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को प्लस करते हैं और फिर 2 से भाग दे देना है। अब जैसे इसका वर्ग चिन्ह क्या आएगा? तो यहाँ पर 140 और 150 इसको प्लस करेंगे, 2 से भाग देंगे, ये प्लस करके आता है 290, 2 से भाग देंगे 145 आ जाएगा। वैसे भी साफ दिख रहा है 40 और 50 है, ये उसका बीच का 45 होगा, तो 145। ऐसे यहाँ पे करेंगे ये 155 आएगा। वैसे भी आप देखो 10-10 के गैप से नीचे जा रहा है, तो यहाँ भी 10-10 बढ़ के नीचे आएगा। 155, 165, 175 है ना, 170, 180, 70-80 के बीच 75 होता है, 185, 195, ये हमने लिख दिया है वर्ग चिन्ह। अब हमने बनाना है ग्राफ। ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। ओके, अब हमने यहाँ पर ये लिखने हैं 145, 155, 165 ऐसा करके। तो देखो थोड़ा गैप करके लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 145। हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, वैसे यहाँ पे लिख देते हैं। चलो 145, 155,
165, 175, 185, 195, 145 से लेके 195 तक हमने ये सारे लिख दिए हैं, लेकिन एक इससे पीछे वाला लिखते हैं और एक इससे आगे वाला लिखते हैं। तो ये हम लिखेंगे 205 ये हुआ, और यहाँ पर ये 135। दूसरी बात, आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये तो 10-10 का गैप है, लेकिन इसके और इसके बीच में एक ही खाना है। जैसे यहाँ पे एक एक खाना है ना, तो एक एक जो पार्टीशन है, एक एक खाने में 10-10 का अंतर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक खाने में 135 का अंतर हो गया है। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, समझे आप? ये बनेगा किंग, ऐसे। ओके, ये इतना आगे करने की ज़रूरत नहीं थी। ये क्या था? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं निर्वाह खर्च सूचकांक हमने यहाँ पे लिखना है, और सप्ताहों की संख्या हमने ऐसे करके लिखनी है, सप्ताहों की संख्या ऐसे ना जैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर देखो क्या है, 5, 10, 20, 9, 6, 2। अगर हम यहाँ पे 2, 4 लेके चलें तो पूरा आ जाएगा। 2, 4, 20 सबसे बड़ा इसमें 20 है ना, तो 20 आना चाहिए मेरे ख्याल से। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ओके, थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ओके, ये हो गया। और अब देखो 145 5 पे है, 145 5 पे है, तो 5 कहाँ, 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, तो ये है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक डॉट लगा देते हैं। ठीक, फिर 155 10 है, 155 10, 165 20, 175 9, 9 है 8 और 10 के बीच में, यानी यहाँ पे आएगा। 185 है 6, 6 ये है, और ये 2 है, 195। ठीक, तो हमने इनको ज्वाइन तो करना ही है आपस में, लेकिन ध्यान रखना अब इनके बीच में यहाँ पे मत करना, क्योंकि खुद में ही ये मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर आएगा एक ये और एक यहाँ पर आएगा ये, तो शुरुआत होगी यहाँ से। ओके, तो चलो इनको अब ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट, ये बन गया है बारंबारता बहुभुज। इनको नाम दे देते हैं A, B, C, D, E, F, G, H। तो हम लिखेंगे कि A, B, C, D, E, F, G, H वांछित बारंबारता बहुभुज है। ठीक है, और इस तरह से ये भी कंप्लीट हो चुका है, और इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पूरा चैप्टर कवर हो गया है, सारे उदाहरण हमने कवर कर लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब आप इसकी एक्सरसाइज करना, आई एम श्योर आपको एक्सरसाइज करने में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सरसाइज के सॉल्यूशन चाहिए वो भी मैंने सॉल्व कर रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, और अपने सामने भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है उसमें आपको इस चैप्टर के बाकी वीडियोज़ मिल जाएंगे, जिसमें प्रश्नावली जो आपकी है उसको भी हल कर रखा है, और जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ एक्स्ट्रा, वो भी आपको उसमें मिल जाएंगे, जिससे आपकी एक अच्छी तैयारी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर किया करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।